नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM की क्लास 11 लेकर के आई हूँ और ये हमारा चैप्टर 6 होगा, एनालिटिकल CRM। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL कवर हो चुका है और आने वाले टाइम में हम पूरे MCQs के बारे में भी बात करेंगे CRM के। और जल्द ही मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से लेक्चर देखा करिए, अच्छे से नोट्स को पढ़ा करिए, क्योंकि नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सिलेक्शन लेना है। तो कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स है फ्रेंड्स, वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देख लीजिए, आज का क्लास 6 हमारा है एनालिटिकल CRM। तो ये 1, 2 या 3 क्लास में पूरा CRM खत्म हो जाएगा। तो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है। आप लोगों को इसके अलावा ज़्यादा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर मैंने बेस्ट बुक बताया है और क्या सही तरीका है CRM को पढ़ने का वो बताया है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आज की क्लास में देख रहे हैं एनालिटिकल CRM, वैसे ही हम 2 CRM कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक CRM एंड ऑपरेशनल CRM। तो उसके भी हम लोग कई सारे पार्ट्स देखे थे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखे थे। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग है, फैक्टर एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, डेंड्रोग्राम, तो बहुत सारे ऐसे टर्म आप लोगों को दिखेंगे जो आप लोगों को आया हुआ है और हम एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एनालिटिकल CRM। तो एनालिटिकल CRM का जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तब वहां पर मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था। एनालिटिकल CRM, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म कस्टमर रिलेटेड डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट फॉर इधर स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल पर्पस। तो देखिए, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि एनालिटिकल CRM होता क्या है, तो देखिए ऑपरेशनल जो CRM है उससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मार्केटिंग ऑटोमेशन करते हैं, सेगमेंटेशन रहता है, बहुत सारे मार्केट का एनालिसिस करके कस्टमर का डेटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और एनालिसिस यानी कि एनालिसिस करना होता है, जितने भी कस्टमर रिलेटेड डेटा है उसको क्या करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। तो बस बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, मार्केट मैनेजर होते हैं, मार्केट जो एनालिसिस करता है वो बैठे हैं, वो कस्टमर रिलेटेड डेटा को पूरा एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के कस्टमर हैं, ठीक है, फ्यूचर में वो कितना परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद मेल है या फीमेल है, किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सब कुछ ये डेटा को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एनालिटिकल CRM रिलाइज ऑन कस्टमर रिलेटेड डेटा। तो ये पूरा जो चैप्टर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, सबसे पहला कस्टमर रिलेटेड डेटा पे, फिर हम डेटाबेस क्रिएशन देखेंगे एंड मेकिंग यूज ऑफ द डेटा। तो आप लोगों को एक नया टर्म सुनने को आ रहा होगा, डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी, अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये यूज किया जाता है। अभी आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बात की जाएगी कस्टमर रिलेटेड डेटा को लेकर के। अब आइए देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो अगर आप लोग टेक्निकल या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली आप लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई नया बच्चा है, मान लीजिए कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो उसे मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में आप लोगों को एग्जांपल देके समझाती हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो डेटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली फीड किया जाता है डेटा को, लार्ज अमाउंट, इसको कहते हैं डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप अगर होटल वगैरह में जाते होंगे तो कई बड़े बड़े होटल हैं, ये पूरा डेटाबेस को मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, कि कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितने गेस्ट जा रहे हैं, किसका क्या नाम है, कौन सा फीमेल है या मेल है, किस एज ग्रुप से है, उसके बाद किस पर्पस के लिए आए हैं, ठहरे कितने दिन के लिए, कितने दिन बाद जाएंगे, जितना भी उनका पूरा ट्रांजैक्शन होता है वो चीज मैनेजमेंट
रखती है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली। और जब उनको ज़रूरत होता है, मान लीजिए कोई डेटा, अगर मान लीजिए कोई 10 साल बाद भी अगर कोई डेटा चाहिए तो उनके पास वो फीड रहता है कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसी को कहते हैं डेटाबेस, और एक साथ इकट्ठे डेटाबेस को भी एंटर कर दिया जाता है। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा डेटाबेस क्या होता है। तो इट इज अ organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system। तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने को कहते हैं डेटाबेस, और ये जो सिस्टम है उसको कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगेन आप लोगों को के लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो एक डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब उसके बाद देखिए, कंपनी टिपिकली डू नॉट हैव जस्ट वन कस्टमर डेटाबेस। तो एक नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस होते हैं कंपनी। यानी कि अगर मैं एक होटल ले लूँ, होटल का एग्जांपल दे दूँ, तो होटल में बहुत सारे ऐसे डेटाबेस क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फीड रहते हैं कंप्यूटर में, और जरूरत आने पे उसके वो रिकॉल कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, and this database capture customer related data from a number of different functional perspective, example sales, marketing, service, logistic, account। तो ये किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। अगर सेल्स, मान लीजिए सेल्स और मार्केटिंग है तो कस्टमर का डेटा इकट्ठा किया जाता है। जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग ऑटोमेशन हम लोगों ने देखा था, मार्केटिंग कैंपेन चलाई जाती है और वहां से डेटा इकट्ठा किया जाता है कस्टमर का कि कस्टमर एम्प्लॉयड है या कस्टमर अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट सर्विस है या फिर प्राइवेट सर्विस है, स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केटिंग कैंपेन चला करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा की जाती है कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, कितना क्रेडिट करते हैं, कितना डेबिट करते हैं, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आ गया this database might record quite different customer related data, opportunity, campaign, inquiry, delivery and billing respectively। तो यही चीज मैंने अभी आप लोगों को समझाया। कैंपेनिंग, इंक्वायरीज ली जाती है, डिलीवरीज एंड बिलिंग। जैसे बिलिंग, आप कोई चीज परचेज करते हैं तो बिलिंग एड्रेस भी मांगता है। जैसे कि अमेजन वगैरह में आप परचेज करते हैं तो इनवॉइस रहता है, इनवॉइस के लिए बिलिंग एड्रेस मांगते हैं। तो उस बिलिंग एड्रेस में भी आप लोगों का पूरा जानकारी रहता है कि फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। तो इस टाइप की जो डेटा है वो रिकॉल किया जाता है, मांगा जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक टर्म यहाँ दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पर आप पहला पढ़िए, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा। तो एक नया टर्म आपको देखने को मिला है, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अच्छे से सुनिएगा, देख लीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया गया है, एनालिटिकल सीआरएम से। तो प्लीज स्किप मत करिए, मैं इजी से लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, जरूर आप लोगों से बनेगा। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी ये प्रयास रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से जो ऑड सब्जेक्ट्स हैं लाइक सीआरएम, मार्केटिंग, वो कंप्लीट करा सकूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर स्टडी रिलेटेड वीडियो और सारे आप लोगों से के सामने लेकर के आऊँगी, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। तो मोस्ट ऑफ द डेटा मेंटेन इन अ कॉर्पोरेट डेटाबेस आर स्ट्रक्चर्ड। यानी कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी है, मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो सकती है, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, कुछ भी हो सकती है, वो हमेशा अपने डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर्ड इन अ फिक्स्ड एंड नेम फाइल इन अ रिकॉर्ड और फाइल आर स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो एक फिक्स फॉर्म में रखा जाता है, प्री डिफाइंड एक मॉडल रहता है, ठीक है, प्री डिफाइंड मॉडल रखा जाता है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है। और अभी हम देखेंगे कि रिकॉर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, होटल अगर है, ठीक है, होटल में सारे जितने भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्रेडिट कितना कर रहे हैं, कितने दिन के लिए ठहर रहे हैं, किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, इंडियन है या फिर कोई फॉरेन टूरिस्ट है, उस सब का डेटा इकट्ठा किया जाता है, एक रिकॉर्डेड और फाइल बना दी जाती है और फिक्स फॉर्म में रखा जाता है। प्री डिफाइंड एक मॉडल रहता है, दैट
स्पेसिफाई द डेटा टू बी स्टोर्ड इन ईच फील्ड, इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये स्ट्रक्चर्ड जो डेटा है उसको 3 टाइप के डेटाबेस में रखा जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड कस्टमर रिलेटेड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस। आइए देख लेते हैं क्या क्या। पहला हायरार्कियल, ठीक है, हायरार्कियल को अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं तो एक फैमिली ट्री जैसे होता है। फैमिली ट्री हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कोई घर का मुखिया, उनकी वाइफ है, उनके कितने बच्चे हैं, फिर उनके कितने बच्चे हैं, फिर उनके कितने बच्चे हैं, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, इसको कहते हैं हायरार्कियल मॉडल। या फिर अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, या फिर इंडिया का पॉपुलेशन हो गया, तो इंडिया के पॉपुलेशन में कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, फिर कितने फीमेल में अनमैरिड हैं, कितने मैरिड हैं, सिमिलरली मेल में कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने, फिर बहुत सारे ऐसे अलग से इसको ट्री के फॉर्म में बना दिया जाता है, उसको कहते हैं हायरार्कियल मॉडल। और ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म होता है, ये पुराने जमाने में हायरार्की के थ्रू समझाने की कोशिश करते थे सब लोग। फिर सेकंड आता है नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क आइदर मैश कनेक्टेड हो सकता है, स्टार कनेक्टेड हो सकता है। नेटवर्क मतलब एक बीच में मेन पॉइंट रहेगा, उसके अगल बगल जो चीजें एक्सप्लेन करनी है वो रहेगा। अभी मैं आप लोगों को एक नेटवर्क के थ्रू समझाऊंगी कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है। और थर्ड है रिलेशनल मॉडल, ठीक है, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि जैसे एक एक्सेल शीट आपने कभी फिल किया होगा, एक्सेल शीट में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में बांट दिए जाते हैं और फिर डेटा एंट्री की जाती है, तो इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ देख लीजिए, हायरार्कियल डेटाबेस, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म एंड नॉट वेल सुइटेड टू मोस्ट सीआरएम एप्लीकेशन। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछता है विच इज द ओल्डेस्ट डेटाबेस या फिर विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस, तो आप क्या कहेंगे? हायरार्कियल डेटाबेस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म एंड नॉट वेल सुइटेड टू द सीआरएम एप्लीकेशंस। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। Relational database are now the standard architecture for CRM application that use structured data। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें वो ये स्टैंडर्ड है, आज के डेट में यही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किसी भी कॉर्पोरेट डेटाबेस हो गया या फिर किसी भी कंपनी बिजनेस के लिए। और ये एक 2 डायमेंशनल है, रोज एंड कॉलम में इसमें डेटा को फीड किया जाता है, लाइक अ स्प्रेडशीट आप कभी फिल किए होंगे एक्सेल का, तो उसमें होता है। तो यही एक लाइन लिखा हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन अ 2 डायमेंशनल टेबल कंप्राइज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम लाइक अ स्प्रेडशीट। तो ये 3 तरीका होते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को स्टोर करने का या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने का, ओके। अब फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? तो देख लीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर्ड, यानी कि उसका कोई प्री डिफाइंड मॉडल होगा, फिक्स्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर बाई कंपैरिजन में देखूं तो दिस आर द डेटा दैट डू नॉट फिट अ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल। कुछ भी इसमें प्री डिफाइंड डेटा मॉडल नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई भी एक रेगुलरिटी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टेक द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल फाइल्स। तो इसमें टेक्सचुअल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्सचुअल भी हो सकते हैं। टेक्सचुअल यानी टेक्स्ट होना चाहिए। अगर मैं टेक्सचुअल की बात करूं तो टेक्स्ट होना चाहिए कि या तो फिर मैं इसको बोल सकती हूँ टेक्सचुअल कॉर्पोरेट और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड ईमेल्स हो सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, एसएमएस हो सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकते हैं, स्प्रेडशीट हो सकते हैं, फैक्स, एजेंट नोट और ना कस्टमर सर्विस हिस्ट्री। तो जितने भी मैंने अभी टर्मिनोलॉजी यूज की है, ईमेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट, एसएमएस, पीडीएफ, तो ये क्या होते हैं? सारे टेक्सचुअल फॉर्म में होते हैं, अल्फाबेट इसमें अल्फाबेट के फॉर्म में होते हैं। और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है देख लीजिए, जैसे कि ये जो चैप्टर है एनालिटिकल सीआरएम, इसमें मोस्टली आप लोगों को कंप्यूटर्स का टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये 4-5 टर्मिनोलॉजी है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं नेक्स्ट क्लास में नाम लूंगी। तो इतना अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत सारी कवर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ जनरल नॉलेज ऑल्सो।
अब आइए देख लेते हैं नॉन टेक्सुअल डेटा क्या है। फिर नॉन टेक्सुअल डेटा इंक्लूड द रिकॉर्डेड टेलीफोन कॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, MP3 फाइल्स हो सकते हैं, MP4 फाइल्स हो सकते हैं, इमेज इन द JPG फॉर्मेट एंड अदर फॉर्मेट यानी कि PNG जो हम यूज करते हैं, वीडियो इन फ्लैश एंड अदर। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर डेफिनेशन आप लोगों से कहीं पूछता है तो आई थिंक आप लोग बता लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है टॉपिक हमारा डेवलपिंग अ कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस। तो कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस कैसे तैयार किया जाता है, तो येलो कलर में आप लोगों को ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये 6 स्टेप होते हैं किसी भी डेटाबेस को डेवलप करने का। क्या होते हैं? 6 स्टेप। तो अगर आप लोग से पूछता है कि कितने स्टेप्स होते हैं, तो देयर आर 6 स्टेप टू डेवलप अ कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस। कौन सा? सबसे पहले देख लेते हैं जो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है देख लीजिए, डिफाइन द डेटाबेस फंक्शन। डिफाइन द डेटाबेस फंक्शन, तो जो डेटाबेस फंक्शन है उसको डिफाइन करना है सबसे पहले। सेकंड जो स्टेप है वो हो जाएगा डिफाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रिलेटेड है उसको डिफाइन करना रिलेटेड टू डेटाबेस। उसके बाद आइडेंटिफाई दिस इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है, उस इंफॉर्मेशन सोर्स को डिफाइन करना है, ठीक है। एंड सेलेक्ट द डेटाबेस टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग के लिए बहुत जरूरी है किसी भी डेटाबेस को समझाने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। एंड देन पॉपुलेट द डेटाबेस, डेटाबेस को पूरा इकट्ठा करना है, उसको फिर मेंटेन करना है। तो ये 6 स्टेप है डेटाबेस को डेवलप करने का। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। सिर्फ एक बार ऊपर मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट में समझाने की कोशिश की कि अगर वर्स्ट केस में क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों से बनने चाहिए, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा मार्ट, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा मार्ट। तो डेटा वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट है, डेटा मार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर अभी पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया है तो चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए अगर मैं सिंपल से वेयर हाउसिंग की बात करूं तो वेयर हाउसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टोर करना। वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। और डेटा वेयर हाउसिंग मतलब डेटा को स्टोर करना, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग यानी कि मान लीजिए कोई भी चीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का डेटा वेयर हाउसिंग हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद कोई भी वेयर हाउसिंग मतलब सिंपल स्टोरेज आप समझिए, ठीक है, जहाँ इन्वेंट्रीज को रखा जाता है। स्टोरेज का मतलब इसका ये मतलब है। तो डेटा वेयर हाउसिंग का क्या मतलब है? डेटा वेयर हाउसिंग आर द रिपोजिटरी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल, हिस्टोरिकल एंड अदर कस्टमर रिलेटेड डेटा। तो जितने भी कस्टमर रिलेटेड डेटा है उसको क्या किया जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड ऑपरेशनल डेटा को इकट्ठा करके रखा जाता है। उस जो जहां पर रखा जाता है उस प्लेस को कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो इतने ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, डेटा को रखे रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कस्टमर रिलेटेड डेटा 10 साल बाद 20 साल बाद, तो वो सारे डेटा इकट्ठा की जाती है और उस रिपोजिटरी जहाँ रखा जाता है उसको कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। रिपोजिटरी यानी कि जो डेटा को रखा जाता है उसे कहते हैं। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा वेयर हाउसिंग है, इट कंटेन्स ओवर 12.1 पेटाबाइट्स। अब पेटाबाइट्स कितना लार्ज अमाउंट है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। 21,100 टेराबाइट के बराबर है ऑफ रॉ डेटा ये रखा जाता है। और उस जहाँ रखा जाता है उस प्लेस को कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द प्लेस वेयर द रिपोजिटरी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल, हिस्टोरिकल एंड अदर कस्टमर रिलेटेड डेटा आर केप्ट इज नोन एज, सो इट इज नोन एज द डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फिर डेटा मार्ट क्या होता है, ठीक है। डेटा मार्ट क्या होता है? तो डेटा मार्ट भी स्टोरेज का ही होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। मार्ट है यानी कि वहां पर स्टोर किया जाएगा, लेकिन ये क्या होता है? स्केल डाउन सबसेट होता है। ये एक सबसेट है। सबसेट है मतलब मान लीजिए ये हमारा डेटा वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउस है, इसके अंदर जो इसका सबसेट है उसको कहते हैं डेटा मार्ट। फॉर एग्जाम्पल सबसेट मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मान लीजिए ये एनिमल है, जैसे आप पढ़ते होंगे सिलॉग वाला क्वेश्चन, वेन डायग्राम पढ़ते होंगे अपने रीजनिंग में, तो वही से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है? मान लीजिए एनिमल है, इसके अंदर क्या है? सबसेट है, ये कैट है और ये डॉग है। तो बड़ा वाला एनिमल वाला पोर्शन है, छोटे छोटे वाले कैट एंड डॉग है, मतलब उसके सबसेट हैं।
तो वैसे ही ये वाला क्या है हमारा, ये वाला हमारा डेटा वेयर हाउसिंग है और इसके अंदर होता है डेटा मार्ट। ठीक है, तो डेटा ठीक है, डेटा मार्ट समझ में आया। तो ये स्केल डाउन वर्जन है, थोड़े से कम पैमाने में किया जाता है इसको, और डेटा मार्ट इज अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ और सबसेट ऑफ द डेटा वेयर हाउस कस्टमाइज्ड फॉर यूज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन और डिपार्टमेंट। तो कस्टमाइज करने का मतलब है कि, कहने का मतलब ये है कि कस्टमर के अनुसार, कस्टमर के हिसाब से कम या ज़्यादा करना, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग चलने को कहते हैं कस्टमाइज्ड। तो डेटा मार्ट आप लोग को समझ में आया क्या होता है। और आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन, विच इज नोन एज द स्केल डाउन वर्जन और सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो आप क्या कहेंगे, डेटा मार्ट। एंड सेकंड आ जाता है मार्केटिंग एंड स्केल में हैव देयर ओन सीआरएम रिलेटेड डेटा मार्ट एनेबलिंग देम टू कंडक्ट सेपरेट एनालिसिस। तो यही है मार्केटिंग एंड सेल हैव देयर ओन डेटा स्मार्ट। तो ये जो भी मार्केटिंग वाले पीपल हैं या फिर सेल्स वाले पीपल हैं, तो उनके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कस्टमर रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना होता है, रखना होता है, तभी वो कैंपेन करते हैं, सेल्स मैनेजमेंट कर पाते हैं कि कितना एनुअल प्रॉफिट हो रहा है या फिर मंथली सेल कितना हो रहा है, वीकली कितना हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में कितना सेल हो सकता है। तो इसी के लिए जो डेटा स्टोर किया जाता है इसको डेटा मार्ट कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये दो टर्म आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका होता है, एनालिसिस करने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं बिग डेटा एनालिसिस। और ये एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा एनालिसिस। तो ये देखिए, बिग डेटा आजकल सारी कंपनियां यूज कर रही हैं, इसे कस्टमर के डेटा को इकट्ठा करके उसको एनालिसिस किया जाता है कि किस टाइप के डेटा है। और इसके लिए, बिग डेटा के लिए ये हम लोगों को 3 वी की जरूरत पड़ने वाली है, 3 वी। तो आप लोग से पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बिग डेटा एनालिसिस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 3V, 4V, 2V, या फिर उस V का फुल फॉर्म आप लोग से पूछेगा। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये 3V देख लीजिए। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पहला V मतलब वॉल्यूम, सेकेंड V मतलब वैरायटी, एंड थर्ड V मतलब वेलोसिटी। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, आप लोग इसे प्लीज अच्छे से कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। इसके अलावा आप लोगों को अगर ऑप्शन में कुछ और देखने को मिलता है तो ये आप लोग को ये 3 पता होगा, तो डेफिनेटली आप रॉन्ग जो है वो उसको मार्क कर पाएंगे। तो 3V ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या बताता है, वॉल्यूम यानी कि जो डेटा है, डेटा कितने फाइल का है, कितने MBs का है या कितने GBs का है, जो भी फाइल है वो फाइल का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वो कितना वॉल्यूम होल्ड करता है, कितने MBs GBs का है। अगर कोई इमेज फाइल है, कोई वीडियो है, तो कितने MBs का है। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड है उसका वॉल्यूम को बताता है, वो टेराबाइट में है, गीगाबाइट में है, पेटाबाइट में है, कितना है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेटा वेयर हाउसिंग है वहां पर कितना स्टोर किया जाता है, 12.1 पेटाबाइट स्टोर किया जाता है। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम। नाम से समझ में आ रहा है, वॉल्यूम यानी कि उसका कितना वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैरायटी। तो जो डेटा है वो डेटा किस वैरायटी के अंदर आता है, यानी कि वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। समझ में आया। तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं वैरायटी, वॉल्यूम वैरायटी। अब आता है थर्ड, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब ये है जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो बैच फॉर्म में हो रहा है, इकट्ठे बहुत सारा हो रहा है, या फिर रियल टाइम में हो रहा है। ठीक है, स्ट्रीमिंग है या फिर रियल टाइम में हो रहा है। जैसे शेयर मार्केट अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कितना ज्यादा पॉपुलेशन है जो इसमें इन्वॉल्व होता है शेयर मार्केट में। तो वो क्या होता है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग की जाती है, उसका डेटा जो होता है वो रियल टाइम में होता है। तो वेलोसिटी कहने का मतलब है कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, रियल टाइम में चल रहा है या बैच में स्टोर की जा रही है। तो ये 3 चीजें हम लोगों को पढ़नी होती है बिग डेटा एनालिसिस में, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस में। तो इसे आप पढ़ें और इसके आप 3V को याद रखें। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा आप लोगों को इतना डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोगों को बिग डेटा एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है एनालिटिक्स फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम लोगों को 2 चीजें पढ़नी होती है, 2 टाइप की डेटा पढ़नी होती है। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा केप्ट इन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल जो डेटाबेस यानी कि जो स्प्रेडशीट है, रोज और कॉलम में डेटा को पुट किया जाता है, उसके 2 तरीके होते हैं पढ़ने के।
तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस डेटा में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी, कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस डेटा में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नया टर्मिनोलॉजी है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ। जो कंटिन्यूअस एंड कैटेगोरिकल, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। तो सबसे पहले आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यूज में कि कैटेगोरिकल डेटा को क्या कहा जाता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्क्रीट डेटा आर द डेटा अबाउट एंटिटीज दैट कैन बी sorted into groups of category, ग्रुप और कैटेगरी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक कैटेगरी में बांट देना, एक कैटेगरी में या एक ग्रुप में बांट देना, उसको उस टाइप के डेटा को कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अगर एक कंट्री है, कंट्री के जेंडर को डिवाइड कर देना, जेंडर ऑफ अ कंपनी है कि कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, तो उनका अलग अलग ग्रुपिंग में डिवाइड करने को कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। समझ में आया आप लोगों को? या फिर एग्जांपल प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसको अलग ग्रुपिंग कर दिए, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है उसको अलग कर दिए, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उसको अलग कर दिए हैं। तो ये ग्रुपिंग में डिवाइड करने को कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा, और ये होता है डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा मैं आप लोग को एक बार समझा देती हूँ। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब ये होता है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम पूरा जो डेटा आएगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि उसकी वैल्यूज हर एक पॉइंट में एग्जिस्ट करेगी, 0.5 में, 0.6 में, 0.65 में, 0.1 में, माइनस की तरफ भी एग्जिस्ट करेगी, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट तक हर एक पॉइंट में एग्जिस्ट करेगी, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। लेकिन अगर डिस्क्रीट डेटा की बात करें तो डिस्क्रीट डेटा मतलब एट पर्टिकुलर जो टाइम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, उस पे एग्जिस्ट करती है, उसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ये होता है हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा को डिस्क्रीट डेटा कहा जाता है। एग्जांपल मैंने समझा दिया, प्रोडक्ट टाइप हो सकता है, जेंडर ऑफ अ कंपनी हो सकती है। अब यहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आप लोग को दो डेटा और पढ़ना पड़ेगा, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। अब आप सोच रहे होंगे ये नया टर्मिनोलॉजीज है, इसको कैसे याद रखा जाए, नॉमिनल डेटा क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल डेटा के बारे में। तो आइए समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, कैटेगोरिकल डेटा दैट आर अनऑर्डर्ड आर कॉल्ड नॉमिनल डेटा। तो जो अनऑर्डर्ड है यानी कि कोई भी ऑर्डरिंग और रैंकिंग नहीं है, किसी तरीके से भी उसको रखा जाता है, उसको कहते हैं नॉमिनल डेटा। तो नॉमिनल डेटा आर द डेटा दैट आर अनऑर्डर्ड, ठीक है, कोई भी ऑर्डरिंग या रैंकिंग नहीं है। एग्जाम्पल, कस्टमर का नेम हो सकता है, कस्टमर का नेम हो सकता है, रैंडमली नेम को रखा जा सकता है, इसको कहते हैं नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट आता है कैटेगोरिकल डेटा दैट आर ऑर्डर्ड आर कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर्ड फॉर्म में है। एग्जाम्पल, अ लिस्ट ऑफ कस्टमर ऑर्डर्ड बाय सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू यानी कि कितना उस प्रोडक्ट का बिक्री हो रहा है, कितना उससे उसका सेलिंग हो रहा है और उससे कितनी रिवेन्यू आई है। तो ये एक लिस्ट बनाया जाता है अकॉर्डिंगली कि कितने, मान लीजिए कि कितना रिवेन्यू हो रहा है, ठीक है, कितने कस्टमर। तो ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमाया जा सकता है, ऑर्डरिंग की जा सकती है। इस डेटा को कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा क्या होता है। अब उसके बाद आता है कंटिन्यूअस डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा में जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। द कंटिन्यूअस डेटा आर द डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ फाइनाइट और इनफिनाइट रेंज में कोई भी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर सकता है। सो कंटिन्यूअस डेटा कैन इधर इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा के अंदर फिर से दो चीज आ गया, इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा, ठीक है, इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा। इंटरवल डेटा का मतलब ये होता है कि उसमें 0 पॉइंट नहीं रहेगा और रेशियो डेटा में रहता है 0 पॉइंट रहेगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर रहता है कि जीरो को, ट्रू जीरो इसमें इंटरवल वाले में एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि इसमें करता है। इंटरवल डेटा आर बीइंग मेजर्ड अलोंग अ कंटिन्यूम दैट हैज नो फिक्स्ड नॉन आर्बिट्री 0 पॉइंट, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो टेम्परेचर स्केल आर द इंटरवल स्केल। तो इंटरवल्स बने रहते हैं,
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई टेम्परेचर नहीं है। सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा टेम्परेचर। Ratio data are also the interval data, but with the added condition that the data 0 point means there is none of that variable. Example, height is a ratio data. अभी आप लोगों को ये I know ये unclear होगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इमेज दिखाऊंगी, उसके थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल क्या होता है या डेटा क्या होता है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए, ये 4 डायग्राम है आपका, लिखा हुआ है प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट, तो इसमें 4 टर्म है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो ये देखिए, ये जो 3 है ये प्लेयर है। कोई भी रैंडमली अगर आप क्रिकेट का मैच देखते हैं या फिर आप कोई भी गेम देखते हैं तो वो प्लेयर के पीछे एक नंबर लिखा रहता है। सिंपल, वो नंबर उनकी चॉइस का भी हो सकता है या फिर रैंडमली असाइन किया जा सकता है। तो अगर नंबर असाइन टू द रनर रैंडमली 7 8 9 3 4 5 25 26 कुछ भी रख देते हैं तो उसको, उस डेटा को कहते हैं नॉमिनल डेटा। कोई भी इसमें ऑर्डरिंग नहीं है, रैंडमली रख दिए है। समझ में आया आप लोग को? उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, जब रनिंग खत्म हो जाती है, रेस खत्म हो जाता है, तब वहां पर रैंक असाइन किया जाता है कि फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। तो अगर जब रैंकिंग की बात की जाए और ऑर्डर की बात की जाए तो उसको कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। अब आपको आई थिंक ये क्लियर होगा डिफरेंस दोनों में। ठीक है, और थर्ड आता है इंटरवल डेटा। तो इंटरवल डेटा का यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है, परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन अ 0 to 10 स्केल। तो स्केल है, जैसे रेटिंग की जाती है किसी भी चीज की। अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं मान लीजिए अमेजोन में, तो 5 स्टार में से आप कितने स्टार देना पसंद करेंगे? जितने भी स्टार ज्यादा देंगे उतना क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। तो इसी को कहते हैं इंटरवल डेटा। जैसे कि 9.6 है, सबसे ज्यादा रेटिंग है तो फर्स्ट प्लेस पे आया है। 9.1 रेटिंग है आउट ऑफ 10 तो सेकंड प्लेस पे आया है। 8.2 है तो थर्ड प्लेस पे आया है। तो इस टाइप के डेटा को कहते हैं इंटरवल डेटा। ठीक है, फिर आता है रेशियो डेटा। तो रेशियो डेटा मतलब टाइम टू फिनिश इन सेकेंड, यानी कि ये 13.4 सेकंड में खत्म कर लिया होगा रेस को, तो इसलिए इसकी पोजीशन आई है फर्स्ट। 14.1 पे तो सेकंड प्लेस, 15.2 सेकंड पे तो थर्ड प्लेस। तो ये आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा। अभी एक और डायग्राम देखिए, फिर आप लोग को पक्का क्लियर हो जाएगा ये चीजें। तो जो हम नॉमिनल स्केल देखे थे, नॉमिनल स्केल में देखिए ग्रुपिंग कैटेगरी वाइज तो है, लेकिन कोई भी रैंकिंग नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉमिनल स्केल या नॉमिनल डेटा। सेकेंड आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। तो इसमें भी ग्रुपिंग है, कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन रैंकिंग है, मेजर नहीं है, इसमें रैंकिंग आती है। ठीक है, फिर आता है इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो देखिए रेशियो स्केल में यहाँ पर एक 0 पॉइंट बना हुआ है और इंटरवल स्केल में ये 0 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें रैंकिंग भी है, मेजर भी है, ट्रू जीरो नहीं है यहाँ पर, जबकि रेशियो स्केल में ट्रू जीरो भी डिफाइंड है। ठीक है, तो ये रैंकिंग इन तीनों में है, नॉमिनल में नहीं है। तो ये चार्ट के थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू आप चारों में डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने बेस्ट एग्जांपल लेके आप लोगों को एक कोशिश की है समझाने की। तो अब ये देख लीजिए, लास्ट में आ जाता है क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो नॉमिनल डेटा यानी कि कैटेगरी में ग्रुपिंग की जाती है इस डेटा को, विथ नो डायरेक्शन एंड नो ऑर्डरिंग, इसे कहते हैं नॉमिनल डेटा। ऑर्डर्ड कैटेगरी है, लाइक रैंकिंग डिफाइंड है, स्केलिंग डिफाइंड है, ऑर्डरिंग डिफाइंड है, इसको कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। और ये जो दो मेथड है वो है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं इसे। फिर आता है इंटरवल डेटा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट विथ नो ट्रू जीरो, और इस रेशियो डेटा में ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है रेशियो डेटा के बारे में कि ऐसा कौन सा डेटा है जिसमें ट्रू जीरो एग्जिस्ट करते हैं, देन यू हैव टू से रेशियो डेटा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये 3 डायग्राम के थ्रू? तो यही अपना पूरा डेटा के बारे में मैंने बात किया है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन में जैसा शो हो रहा होगा, 3 ways to generate analytical insight। ठीक है, 3 ऐसे तरीके होते हैं जिससे पूरा एनालिटिकल CRM हमें पढ़ना होता है। ठीक है, 3 तरीके होते हैं एनालिटिक करने का, यानी कस्टमर रिलेटेड डेटा को अच्छे से समझने का, एनालिसिस करने का, फिर स्टोर करने का। तो ये 3 तरीका क्या है देख लीजिए।
The CRM user who want to interrogate customer related data for analytical purpose have three main ways of doing this. First, standard report. Second, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड थर्ड, डेटा माइनिंग। तो इसमें से जो आप लोगों को डेटा माइनिंग वाला टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा माइनिंग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि डेटा रिडक्शन टेक्निक, कॉस्ट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, सब डेटा माइनिंग की टेक्निक है। तो पहले आते हैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट, फिर आएंगे हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर आप लोगों को आप एक टर्म दिख रहा होगा OLAP, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करिए, पूछा जा सकता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एनालिटिकल के अंदर आता है। तो ये अगर तीन तरीका आप लोगों को पूछेगा कि डेटा माइनिंग हम किस CRM के अंदर पढ़ते हैं, देन यू हैव टू से एनालिटिकल CRM। जैसा कि हम लोगों ने देखा था SFA अंदर हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ऑपरेशनल CRM के अंदर, वैसे ही डेटा माइनिंग हम कहाँ पढ़ते हैं, एनालिटिकल CRM के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, सिंपल सा रिपोर्ट है। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम होता है तो डेफिनेटली रिपोर्ट कार्ड आते हैं आपके, तो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, आपका पूरा एनालिसिस किया जाता है साल भर का कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, कितने कितने आपने वीकली मंथली टेस्ट में नंबर लेके आए हैं। तो ये एग्जाम्पल है छोटा सा रिपोर्ट का। अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए मेजर या माइनर प्रोजेक्ट करते हैं कॉलेज टाइम में, तो वहां पर भी आप लोगों को लास्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि पिछले 6 महीने में आपने क्या रिपोर्ट तैयार किया, क्या आपने बनाया है। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट है या फिर आपका कोई हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, कि आपने एग्जीक्यूशन कैसे किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट करके उसको एग्जीक्यूट किया। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट। So reporting is an essential element of an effective CRM system. Reporting can take the form of simple list of information such as the key account and annual revenues. To be more sophisticated report on certain performance merit. तो कोई भी performance merit हो सकता है, like sales हो सकते हैं, revenue हो सकते हैं, profit हो सकते हैं, ठीक है, customer satisfaction रेटिंग हो सकता है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस मेरिट्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, उसका एक लिस्ट तैयार के रखती है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, और ये मंथली बेसिस पे भी रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल इंक्लूड द मंथली रिपोर्ट टू सेल्स मैनेजमेंट अबाउट द सेल एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, अगर कोई सेल्स मैनेजमेंट टीम है तो वो सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी एंड उसके परफॉर्मेंस बेस पे एक रिपोर्ट तैयार करेगा। मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। रिपोर्टिंग कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड, प्रीडिफाइंड और क्वेरी बेस्ड एड हॉक। जहां पर भी स्टैंडर्डाइज्ड टर्म आ गया, यानी कि समझना है प्रीडिफाइंड वहां पर मॉडल है, तो प्रीडिफाइंड क्या हो जाएगा, प्रीडिफाइंड कुछ पैरामीटर होते हैं कि ये पैरामीटर है, उसमें कितने कितने उसके परफॉर्मेंस है, उसका एक रिपोर्ट अलग तैयार करना। क्वेरी बेस्ड है, यानी कि कोई नया परफॉर्मेंस आता है उस पे रेटिंग देना। एंड स्टैंडर्ड रिपोर्ट आर ऑफन डिलीवर्ड टू यूजर्स इन एरे ऑफ विजुअलाइजेशन टूल, लाइक टेबल्स हो सकते हैं, कोई चार्ट्स हो सकता है, ग्राफ के थ्रू परफॉर्मेंस को समझाया जा सकता है, प्लॉट हो सकता है, मैप हो सकता है, डैशबोर्ड हो सकता है, हायरार्की हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, समझ में आया। And the report can be output to other applications such as the Excel for further analysis. तो Excel शीट में, स्प्रेडशीट में तैयार किया जाता है जनरली रिपोर्ट, रिलेशनल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है स्टैंडर्ड रिपोर्ट, ये एक तरीका है एनालिटिकल CRM को जो डेटाबेस है उसको तैयार करने का। सेकंड आता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। ठीक है, OLAP फुल फॉर्म याद रखना है आप लोगों को। And OLP technologies allow the data stored in a data mart to be subjected to analysis. तो data mart में रखा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया data mart क्या होता है। Data mart is typically a subset of data that is held in larger data warehouse. तो data warehouse बड़ा है, उसके अंदर आता है data mart। ठीक है, and the subset reflect the responsibility of business unit department or team that owns the data mart. एग्जाम्पल अगर है, जैसे कि मैंने समझाया था, अगर कोई सेल डिपार्टमेंट का है तो उसके अंदर सेल्स रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर के वो रहेगा। एंड डेटा आर टू बी एनालाइज्ड यूजिंग OLAP आर स्टोर्ड इन वन और मोर स्टार स्कीम। तो स्टार स्कीम जो मैंने कहा था नेटवर्क, उसमें इस टाइप के डेटा मार्ट में स्टोर की जाती है इंफॉर्मेशन को। अब आप सोच रहे हैं कि स्टार स्कीम क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर फैक्ट टेबल है,
सराउंडेड बाय वेरियस डेफिनेशन, एक बीच में मेन पॉइंट रहेगा, उसके बाद बहुत सारे उसके ब्रांचेस रहेंगे। समझ में, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो ये डायग्राम आप समझिए। ये देख लीजिए, ये क्या है, ये फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उसके बाद उसका फ्रेट यानी कि उसका कितना भाड़ा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, वो सब जो मेन पॉइंट है, फैक्ट है, वो बीच में रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है उसका टाइम डायमेंशन, यानी कि ऑर्डर डेट क्या है उसका, ठीक है, ईयर क्या है, जैसे कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, ठीक है, मंथ में कौन से मंथ में तैयार किया गया, कौन से ईयर में तैयार किया गया है। तो जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो डेफिनेटली उसका ये टाइम डायमेंशन वहाँ पर गिवन रहता है कि ऑर्डर डेट क्या है, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कौन से मंथ में हुई है, और फिर उसका प्रोडक्ट डायमेंशन होता है, नेम क्या है उस प्रोडक्ट का, किस कैटेगरी में आता है वो, यानी कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है या कोई ईटेबल आइटम है, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी प्राइस क्या है। तो ये हो गया प्रोडक्ट की डायमेंशन। थर्ड आता है एम्प्लॉय की डायमेंशन। एम्प्लॉय की डायमेंशन यानी कि किस, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो किस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, किसके सुपरविजन के अंडर बना है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, रीजन, टेरिटरी यानी किस प्लेस का ये मैन्युफैक्चरिंग है, अगर कोई कंट्री है तो किस कंट्री का है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन जापान है, कहाँ से ये बना हुआ है। फिर आता है कस्टमर का डायमेंशन। तो कस्टमर का डायमेंशन मतलब कस्टमर का नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, कहाँ पर ये ऑर्डर किया गया है, सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसको कहते हैं हम लोग OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और ये हम स्टार नेटवर्क के थ्रू चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेटा मार्ट में स्टोर की जाती है। अब जो थर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग, अगर सिंपल में माइनिंग का मतलब समझाऊं तो एक्सट्रैक्शन होता है, निकालना होता है, ठीक है, जैसे कोल माइनिंग किया जाता है, अंदर अंडरग्राउंड से बहुत सारे कोल के खदान होते हैं, वहां से कोल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वैसे ही हमारा आता है डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट करना, डिस्कवर करना। सो इट इज द थर्ड वे इन विच द कस्टमर रिलेटेड डेटा कैन बी इंटरोगेटेड, and data mining is a process of extracting and discovering pattern in a large data set। extract करना होता है। और ये हम डेटा माइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेटा माइनिंग, फिर डेटा एनालिसिस की जाती है। अगर मैं कहूँ तो क्लासिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, एस्टिमेशन होता है, प्रेडिक्शन होता है, एफिनिटी ग्रुपिंग होती है, क्लस्टरिंग होता है, डिस्क्रिप्शन एंड विजुअलाइजेशन। तो और भी तरीके हो सकते हैं डेटा माइनिंग को करने का, एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या होता है। और यहाँ से आपकी शुरू होती है क्लस्टरिंग, फैक्टर एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, प्रेडिक्शन। और क्वेश्चन आया भी हुआ है, हम देखेंगे कि DFCCIL 2018 एग्जीक्यूटिव OPBD के लिए किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। उसके पहले ये चीज आपको समझना जरूरी है, देख लीजिए। डेटा माइनिंग जो टेक्निक है वो है क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, आउटर डिसीजन ट्री, रिग्रेशन, सीक्वेंशियल पैटर्न, प्रेडिक्शन एंड एसोसिएशन। और एक आध तरीके हो सकते हैं, जो मेन तरीका हो वो यही है डेटा माइन करने का। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफाई करना, किसी चीज को क्लासिफाई करना, ठीक है। क्लासिफाई करने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस पढ़ते होंगे, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो क्या कर दिए हैं, क्लासिफाई कर दिए हैं बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जितने भी प्लांट रिलेटेड है वो बॉटनी में रखा गया है, जूलॉजी यानी कि जितने भी एनिमल्स रिलेटेड है उसमें क्या है, जूलॉजी में रखा गया है। तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है, ठीक है। कस्टमर रिलेटेड डेटा किसी भी कैसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, तो कस्टमर क्या है, जेंडर क्या है उसका, मेल है या फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, या क्लासिफाई कर दिए एज ग्रुप के हिसाब से कि बिल्कुल इन्फेंट है, ठीक है, या फिर किड है, या फिर टीनेजर है, या फिर एडल्ट है, या फिर ओल्ड एज है। तो इस तरीके से क्लासिफाई की जाती है। तो यहाँ पर अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। This data analysis is implemented to regain vital and actual information. It is considered to be the complex data method among all other data mining. Information is classified into different class. तो ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा माइनिंग मेथड है। तो अगर आप लोग से एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछता है विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटा माइनिंग मेथड या फिर डेटा एनालिसिस मेथड, देन यू हैव टू से
क्लासिफिकेशन इज द कॉम्प्लेक्स डेटा मेथड अमंग ऑल डेटा माइनिंग टेक्निक। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे इंस्टेंट क्रेडिट कस्टमर्स रहते हैं, क्रेडिट कार्ड कस्टमर, तो वो रिस्क ऑफ कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई कर दिए जाते हैं कि लो रिस्क वाला कौन है, मीडियम कौन है, हाई कौन है। अगर कोई क्रेडिट लेता है, क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करता है, तो कितना उनका रिस्क है, कौन जल्दी वापस कर देगा पैसे को, कौन आराम से करेगा और कौन बिल्कुल भगौड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफाई की जाती है डेटा एनालिसिस करने के लिए। तो ये पहला तरीका है, और भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। फिर आता है हमारा क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन क्या है, सिमिलर कैटेगरी को एक ग्रुप में रख देना, उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। So cluster analysis is a little bit classifying in the sense that the pieces are grouped according to their similarity. Similarity के हिसाब से क्या कर देना, उसको एक ग्रुप में बना देना। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर आर क्लस्टर टुगेदर टू फाइंड द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रैंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो सिमिलैरिटी देखते हुए क्या कर देना, क्लासिफाई कर देना, उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। समझ में आया। फिर आता है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन आप कभी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, रिग्रेशन या रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना और उसका एनालिसिस करना, फ्यूचर एनालिसिस। ठीक है, रिग्रेशन। तो ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ देखिए, दिस डेटा माइनिंग टूल इज डिजाइन्ड टू पिन पॉइंट एंड एनालिसिस द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ particular variable from other variable existence. This method is also known as predictive power. Regression analysis is also used to see the future value of a specific entry. Could be either linear or non-linear. तो मैंने बताया था फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए, फोरसी करने के लिए यूज किया जाता है ये मेथड, और इस मेथड को प्रेडिक्टिव पावर मेथड भी कहते हैं। तो आप लोग से अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रेडिक्टिव पावर मेथड किसे कहते हैं, तो रिग्रेशन को कहते हैं। और इसमें क्या है, न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क में आप लोग को समझाई थी, न्यूरल नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेटा को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो ये एक अच्छा मेथड है रिग्रेशन। फिर आता है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन एक सिंपल सा मेथड है। एसोसिएशन का मतलब ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में, कोई भी दो इवेंट को एसोसिएट करना या दो प्रॉपर्टी को एसोसिएट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं किसी भी कंपनी का, उसके साथ एक बैग आप लोगों को फ्री दे दिया जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एसोसिएशन। समवट सिमिलर टू बाइंग अ लैपटॉप, यू आर इमीडिएटली ऑफरिंग अ बैग टू गो विद इट। ठीक है, तो किसी भी दो इवेंट को एसोसिएट करना, उसके बाद डेटा को एनालिसिस करना कि कितना कैसे कस्टमर हैं और कस्टमर की ज़रूरत क्या है, देने से खुश हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं एसोसिएशन। प्रेडिक्शन मतलब क्या है, प्रेडिक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल डेटा माइनिंग टेक्निक एंड we all want to know the future value of our investment and to be protected from fraud crooks by online shopping. तो जो फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट रहता है और उसके बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होती है सभी लोगों को, तो ये एक डेटा माइनिंग टेक्निक है। ठीक है, और फ्यूचर जो पास्ट वैल्यू है, पास्ट वैल्यू को देखते हुए प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले 6 मंथ में, आने वाले 1 साल में कैसे सेल्स रिवेन्यू होने वाली है, कैसे कस्टमर परचेज करने वाले हैं, उनके एक पैटर्न से, पास्ट हिस्ट्री से। इसे कहते हैं प्रेडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस इवेंट कैन हेल्प टू प्रोजेक्ट मोर और लेस एक्यूरेट प्रेडिक्शन टुमारो। तो जैसे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, पिछले 3-4 दिनों को देख करके आने वाले 1 हफ्ते तक प्रेडिक्ट किया जाता है कि कैसा मौसम होगा, गर्मी होगी, क्लाउडी है, स्टॉर्मी है, वेदर है, रेनी है, या फिर सन आएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं वेदर फोरकास्टिंग। सिमिलरली डेटा को भी प्रेडिक्ट की जाती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। और आने वाले समय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि क्लस्टरिंग क्या होती है, डेंड्रोग्राम क्या होता है, और उसके बाद क्लस्टरिंग में फैक्टर एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस, डेटा रिडक्शन टेक्निक देखेंगे। तो आज के क्लास में भी हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी, आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं आया था, ये टर्मिनोलॉजी आप लोग को इस साल भी नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग को क्या है, आप लोग को कंसेप्ट समझ के ही एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं। डायरेक्ट अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे एक नए सब्जेक्ट के लिए, तो मेरे हिसाब से ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं होगा।
तो पहले कंसेप्ट समझिए, फिर डेफिनेटली आप लोग से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे जितने भी हमारे बचे हुए टॉपिक हैं, और लगभग पूरा सीआरएम कंप्लीट हो चुका है। 1 या 2 क्लास में मैं जितने बचे हुए टॉपिक है वो कवर करवा लूंगी, ठीक है। तो आई होप ये एंजॉय किया आप सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।